Friends, welcome back to my channel Simplified Chemistry and welcome to the lecture number 8 of States of Matter. तो बच्चों हमने बॉयल्स लॉ देख लिया, चार्ल्स देख लिया, गैल्यूसेक देख लिया। तो अभी लास्ट लॉ जो बता है वो हमें देखना है एंड उसका नाम है एवोगैड्रो। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ओके 11th स्टैंडर्ड के। तो ये है एवोगैड्रोस लॉ। उसे क्या कहा जाता है? इसे वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है, और आप वॉल्यूम एंड मोल्स लॉ भी कहा जा सकता है। ठीक है, वॉल्यूम एंड मोल्स लॉ भी कहा जा सकता है। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, हमने ऑलरेडी आगे कर लिया है, तो फिर उसमें इतना कुछ जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो एवोगैड्रो ने क्या बताया? तो एवोगैड्रो ने बताया कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, at constant pressure and temperature, equal volumes of all the gases clear contain equal number of molecules। ये लोग ने क्या बताया, एक्चुअली एवोगैड्रो ने क्या बताया कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तब आप कोई भी गैस ले लो। अगर आपने, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे आपने हीलियम गैस ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले लिया, क्लोरीन गैस ले लिया, सबका वॉल्यूम सेम रखा, इसका भी 11.2, इसका भी 11.2, इसका भी 11.2, तो इसके भी मॉलिक्यूल सेम आएंगे, इसके भी मॉलिक्यूल सेम आएंगे, इसके भी मॉलिक्यूल सेम आएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, इट मींस इसको अगर स्टेट करना हो, लिखना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? एन इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपको पता है कि भाई मॉलिक्यूल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। पहले मैं आपको मोल समझाना चाहूंगा, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। ठीक है, हम क्या लिखते हैं? मोलर मास लिखते हैं। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। हमने एसटीपी कंडीशन देखा था, जिसमें प्रेशर हमने क्या लिया था? 1 एटमोस्फियर लिया था। ठीक है, टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस लिया था। मीन्स कांस्टेंट रखते हो एसटीपी पे, तो कोई भी 1 मोल कंपाउंड होगा, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए, आयंस आ गए, एटम्स आ गए, पार्टिकल्स आ गए। 6.022 10, उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, एंड उसका मास कितना होगा? उसके मोलर मास जितना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर में? अगर आपको ये नहीं आता है तो मेरा एसटीपी का फर्स्ट वीडियो है, ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ये सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छी तरह तरीके से पढ़ लिया था। कोई भी 1 मोल होगा, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस होते हैं? 6.022 10⁻23। उसका वॉल्यूम, सॉरी, कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, एंड उसका मास कितना होता है? मोलर मास जितना होता है। ठीक है, ओके। फर्क क्या है? O2 है, O2 मैंने लिखा है 32 AMU एंड 32 ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग क्या हो गया? ये मोलर मास लिखा है, एंड ये क्या लिखा है? मॉलिक्यूल का मास लिखा है। ओके, ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास है 32 AMU। ये 1 मोल ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है ना? ये तो आपने सीखा हुआ है। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि भाई अगर मेरे पास 11.2 लीटर O2 है, 11.2 लीटर आर्गन है, 11.2 लीटर क्लोरीन है, तो ये तीनों के मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? सेम। कब? जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब। आपको पता है 22.4 लीटर पे इतने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो 11.2 पे कितना मिलेगा? किए है ना, इसके सारे क्वेश्चंस हमने आगे किए हैं कि नहीं? ओके, तो कितना मिलेगा? 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सबके। समझ रहे हो आप बात को? इज इट क्लियर?
तो ये सिंपल है, हमने ऑलरेडी आगे कर लिया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 10 लीटर ऑक्सीजन का के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ओके, तो आपको पता है 22.4 लीटर होता है, तो उसके अंदर Na जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 10 लीटर के अंदर कितने होंगे, 10 इंटू Na अपॉन 22.4 जितने होंगे। है ना मजेदार, है ना आसान दोस्तों, एकदम इजी है कि नहीं है। तो आप इसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस है। चलिए एक बार फिर से इसका क्वेश्चन, द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हटाना है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो K4 फोर इंटू एन आएगा। ठीक है, तो K4 फोर इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन एन। इधर K4 की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करेगी, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा K4 की वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो। तो V बाय एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। बहुत ही आराम से अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी मैं जो कहने करने जा रहा हूं वो जरा देखिए। तो V इज इक्वल टू क्या है, K4 फोर इंटू एन। तो मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, यदि मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास, मास को स्मॉल m लगाता हूं, मोलर मास को कैपिटल M बताता हूं। तो क्या इसकी जगह पे ऐसा लिख लो, K4 फोर इंटू मास अपॉन मोलर मास। यस और नो, यस और नो, समझ में आया कि नहीं। ओके, तो इसमें मोलर मास तो चलो ये एक के लिए मोलर मास तो कांस्टेंट रहता है। अगर K4 को अभी सब्जेक्ट बना रहा हूं तो क्या आएगा, तो ये पता है ना, m इधर चला जाएगा, m इसके नीचे चला जाएगा, सिंपल है। तो फिर क्या आएगा, m इंटू वी बाय एम आएगा। तो ये m तो कांस्टेंट है, मोलर मास तो सबका सेम ही रहता है। ठीक है, तो K4 भी कांस्टेंट है, तो V बाय एम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू V2 अपॉन M2। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना। M1 क्या है, मास, गिवन मास। ओके, गिवन मास है M1 एंड M2 क्या है, गिवन मास है। तो ये भी एक फॉर्मूला बना आपका। ओके, समझ में आया कि नहीं, यस और नो। ओके, अगर अभी ये इक्वेशन जो था, इसको मैं रीअरेंज करूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, इसको 1 देता हूं, इसको रीअरेंज कर रहा हूं, m इधर रख रहा हूं, v नीचे ला रहा हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, m इज इक्वल टू K4 फोर इंटू एम बाई वी। अभी m बाई वी क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसे तो डेंसिटी कहते हैं। तो क्या लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू K4 इंटू डेंसिटी। तो K4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन डेंसिटी। तो ये K4 तो कांस्टेंट है, तो ऐसे कह सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये भी प्रूव हो गया इसके ऊपर से। ठीक है, तो बेसिक है दोस्तों, कुछ नया नहीं है। ये 3 फॉर्मूलाज हमें पढ़ने हैं, ये जो मैंने स्टार करके रखे हैं ये। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करके आए हैं, तो अभी हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे चारों लॉ जो है वो खत्म हो गए, पी वी टी एन मोल के ऊपर डिपेंड करते थे। बॉयल बराबर, तो पहले क्या था, बॉयल में क्या कांस्टेंट रहता था, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता था। तो कांस्टेंट टेम्परेचर आता है, तो बॉयल था, चार्ल्स में कांस्टेंट प्रेशर, एंड गैल्यूसेक में कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड एवोगैड्रो में प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमने सारे लॉज देख लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अच्छा रख रहा हूं, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आ गया है तो प्लीज कमेंट करना ना भूले। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।